नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी चैनल पे। साथियों, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों के प्रश्न जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से चल रही है। और यहाँ पे काव्यशास्त्र के प्रश्न आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं जो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से हट के कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। आप केवल इसको अच्छे से पढ़ लें कई बार, 2-3 बार, कि ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाएं। तो यहाँ पे छंद और अलंकार के ज़्यादातर प्रश्नों को आज इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे है अवधि का निजी छंद क्या है। तो अवधि का जो निजी छंद यहाँ पे माना जाता है, किसको माना जाता है, यहाँ पे हो जाएगा ए वर्वय को यहाँ पे माना जाता है। क्या अवधि का निजी छंद कहा जाता है, किसको, वर्वय को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद सोरठा का विपरीत छंद होता है। तो सोरठा का जो विपरीत छंद होता है वो एक ही हो जाता है। विपरीत छंद के अंतर्गत तो यहाँ पे रोला है, चौपाई है और यहाँ पे छप्पय है। तो यहाँ पे जो सोरठा का जो विपरीत होता है वो दोहा होता है। यहाँ से इनमें से कोई नहीं, ये डी हो जाएगा आपका सही। अगला है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। तो जो चौपाई जो होता है उसमें मात्राओं की संख्या यहाँ पे हो जाएगी कितनी, 16 हो जाती है। यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ में सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद क्या हो जाता है। तो अभी आपने पहला प्रश्न जो देखा है कि अवधि का जो निजी छंद है उसे मतलब किसे कहा जाता है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर ये भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्वय यहाँ पे हो जाएगा। 7-12 में 7-12 जो है मात्राएं इसमें होती हैं। तो यहाँ पे पहले 12 होता है, फिर 7, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 7। तो यहाँ पे आपका ए वर्वय आपका बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अनुष्टुप है, एक छंद है कि एक अलंकार है, एक रस एक गुण है। तो यहाँ पे अनुष्टुप एक छंद हो जाता है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा। तो 11वीं 13वीं पर यति पूछा जाता है तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे 11वीं 13वीं पर किसमें यति होती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा रोला हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, सब नीके दिन जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन सा छंद है, काफ़ी आसान हो जाता है। ए है यहाँ पे दोहा हो जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इस पंक्ति में जिस छंद का प्रयोग हुआ है वह कौन सा हो जाएगा। जो छंद यहाँ पे हो जाएगा इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कौन सा आप यहाँ पे आंसर सही करेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है वहाँ से पंक्ति ली गई है, चौपाई है ये। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये कुसूल। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर करके बताएंगे। यहाँ पे ए हो जाएगा, दोहा हो जाता है। और ये पंक्ति अगर पूछी जाती है तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति ये यहाँ पे हो जाती है। अगला है सरसी छंद होती है। तो इसमें मात्राएं पूछा जा रहा है कि कहाँ पे यति होती है और कहाँ पे लघु गुरु होता है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करके बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 27 मात्राएं 16-11 पर यति और उसके बाद में अंत में गुरु और लघु हो जाता है सरसी छंद में। 27 मात्राएं 16-11 पर यति, अंत में गुरु और लघु। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को ये काव्यशास्त्र के प्रश्न काफ़ी अच्छे लगेंगे। और अच्छे लगने की बात नहीं है, यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जो पूरी तरह से एग्जाम में मतलब आते रहते हैं। बार बार इन्हीं प्रश्नों को दोहराया जाता है। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुध राज शुभ गुण सदन। तो ये आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा छंद है। यहाँ पे सोरठा हो जाएगा, बी बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला है छप्पय में होते हैं। तो इसमें प्रथम चरण होता है चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करके हमें ये जरूर बताएं कि इसमें कौन सा हो जाएगा। ए ही इसमें हो जाएगा सही कि इसमें छप्पय में होते हैं प्रथम 4 चरण
रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के यहाँ पे हो जाते हैं। किसमें? तो ये छप्पय छंद के अंतर्गत ऐसा होता है। अगर पूछा जाता है कि छप्पय में मतलब, तो यहाँ पे प्रथम चरण रोला का हो जाता है और अंतिम 2 चरण यहाँ पे उलाला का हो जाएगा। तो छप्पय में इसको ट्रिक से याद करेंगे, रो रो ऐसे करके, रो उसके बाद छप्पय, रो छप्पय, तो रोला और उलाला दोनों यहाँ पे समाहित हो गया छप्पय के अंतर्गत। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिना कर्म शिवत्व तो नहीं है। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो ये आप लोग यहाँ पे आंसर करके हमें बताएं कि इसमें कौन सा छंद हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ए 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें से किस छंद में प्रथम अंतिम शब्द समान होता है? तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, अगर कई बार इसको दोहराया जाता है तो ये कुंडलिया हो जाता है। क्या हो जाएगा? कुंडलिया हो जाता है, जिसमें जिस अक्षर से मतलब कविता यहाँ शुरू होती है उसी से इसका समापन भी हो जाता है। अगला है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? 4 से अधिक जो चरण होता है वो किसमें होता है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करके ये हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, छप्पय में हो जाता है 4 से अधिक चरण। रोला में भी 4 होते हैं, वर्बय में भी 4, सोरठा में भी, तो छप्पय में ज़्यादा हो जाता है। किस छंद में 12 और 7 से की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? ये जो वर्बय छंद है ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और हमने तो ये देखा है कि ये जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें कहीं ना कहीं इसको ज़रूर छापा जाता है उसमें। तो ये आप अच्छे से याद कर लें कि इसमें कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं हैं, कितने पर यति होती है और ये किस प्रकार का छंद है। ये डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला है कि अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार। तो यहाँ पे जो ये उदाहरण प्रयुक्त हुआ है ये किसका हो जाएगा? ये वर्बय का हो जाता है। किसका हो जाएगा? वर्बय का यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक जो छंद है उसमें मात्रा पूछा जा रहा है, तो इसमें किस प्रकार के मतलब कितने प्रकार की होते हैं? आंसर यहाँ पे आप लोग बताएंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, 2 प्रकार के होते। अगला प्रश्न है कि केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए उसको। जो यहाँ पे जो दिख रहा है मात्रिक छंद वाला ही यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इसमें सही हो जाता है। चौपाई, दोहा और रोला ये मात्रिक के अंतर्गत होते हैं, जबकि यहाँ पे दोहा मात्रिक हो जाता है। दुलंबित और सवैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे वर्णिक हो जाएगा। सोरठा इसमें मात्रिक, और यहाँ पे इंद्रवज्जा और मंदाक्रांता ये वर्णिक हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे अगला प्रश्न लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो मात्रिक छंद यहाँ पे पूछा जा रहा है, आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। दोहा, चौपाई, रोला ये सब मात्रिक के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें मात्रिक छंद कौन सा नहीं है नहीं पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कहती हुई यूं ने उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बी, इसमें हरि गीतिका हो जाता है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हरि गीतिका। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो वहाँ पे आप लोगों को बताना है कि किसी एक ही शब्द के अधिक अर्थ जब निकलते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, श्लेष अलंकार वहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे अलंकार की इसमें कौन सा अलंकार है। वैसे अलंकार आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपका यहीं से प्रश्न गलत हो जाता है। 3-4 मान के चलिए कि यहाँ पे अलंकार पूछा जाएगा। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे भी आप लोग आंसर करें कि कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग बताएंगे। यहाँ पे भी आंसर आपका हो जाएगा लाटा अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाटा अनुप्रास यहाँ पे हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे। ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही, यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। आजो तरैनो ही रहो सुत सेवत इक रंग में अलंकार कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? श्लेष है, रूपक है, उपमा है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करके जरूर बताएं कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाता है? यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पे आपका जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि तव परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो पर दोहे में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाता है। इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। अगला इसमें है प्रश्न सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और कवि खद्दोत समझतः करें प्रकाश। उपरोक्त किस जो है पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार यहाँ प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे। यहाँ पे हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परछन हित मनहु सुहाए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो अलंकार सही हो जाएगा वो वृत्तानुप्रास हो जाएगा। कौन सा अलंकार? वृत्तानुप्रास हो जाता है। और यहाँ पे झुके कूल सो जल परछन हित मनहु सुहाए। अगर यहाँ पे दूसरी पंक्ति देखा जाए तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो रनित भिंग घंटावली झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कूर कुंज समीर। यहाँ पे यमक है कि श्लेष या फिर अनुप्रास या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रनित भिंग घंटावली झनित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और जब शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे कौन सा हो जाता है? यहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। लेकिन जब शब्द एक ही होता है और उसके अर्थ कई निकलते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि। इसमें कौन सा अनुप्रास है? तो यहाँ पे अनुप्रास हुआ श्रुत्यानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेका अनुप्रास। यहाँ पे आप लोग आंसर करके जरूर बताएं कि कौन सा अलंकार हो जाएगा सही। सी हो जाता है। इसमें लाटा अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाटा अनुप्रास हो जाता है। लाटा अनुप्रास की एक विशेषता है एक ही शब्द दोनों पंक्तियों में मतलब दो जगह देखने को मिलती हैं। आप लोग यहाँ से भी इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि चिर जीवे जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए विषभान जावे हलधर के वीर। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो आपका अलंकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें यहाँ पे अलंकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति। यहाँ पे
वक्रोक्त नहीं, श्लेष यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सभंग, श्लेष अभंग, या फिर श्लेष वक्रोक्ति, या फिर काकू वक्रोक्ति। तो यहाँ पे है मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। तो इसमें आप लोग आंसर करेंगे डी हो जाएगा, इसमें काकू वक्रोक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काकू वक्रोक्ति यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अलंकार की महत्ता के संबंध में इसमें से कौन सा नहीं है? तो अलंकारों की महत्ता के बारे में क्या यहाँ पे सही नहीं है? यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये सही नहीं है। जबकि अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकारों से काव्य में रोचकता आती है। ये सारी यहाँ पे जो कथन है ये सही हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें से अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। तो यहाँ पे जिसमें अलंकार का लक्षण ना हो वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इसमें पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये इसमें लक्षण नहीं है। जबकि शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति और एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने की आवृत्ति, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगी। बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। तो यहाँ पे आप लोग आंसर आप बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका उदाहरण अलंकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे कैसे और जैसे से भी थोड़ा आप पहचान सकते हैं कि उदाहरण का ये एक चिन्ह माना जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किसी युक्ति को समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक होता है, वस्तुतमा हो जाता है, दृष्टांत, या फिर काव्यलिंगी अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, काव्यलिंगी यहाँ पे हो जाता है। डी बिल्कुल ही सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नित्य प्रति पुण्यो राहत अनय ओस उजास में अलंकार। तो यहाँ पे आप लोग अलंकार बताएंगे। डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। क्या हो जाएगा? डी अतिशयोक्त अलंकार हो जाता है। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं, यह रीति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? परत गांठ दुर्जन है दई नहीं यह रीति। तो यहाँ पे जो आपका अलंकार हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, असंगति हो जाता है। अगला है सखी नील नभस्तर में उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिसको चरता चरता। में यहाँ पे रूपक अलंकार का कौन सा यहाँ पे प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि किस प्रकार का यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सांग रूपक, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांग रूपक यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि श्लेष अलंकार होता है, शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभयालंकार है, उपयुक्त सभी है। श्लेष अलंकार जो है वो किस प्रकार का अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पे ये अलंकार आप लोग बताएंगे। आंसर आपका हो जाएगा ए, इसमें शब्दा अलंकार ये हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए तो वहाँ पे जो आपका अलंकार हो जाएगा वो विभावना अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाता है। चरण कमल बंदो हर्राई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप लोग बड़े आसानी से आंसर कर देंगे कि इसमें कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाता है? रूपक अलंकार इसमें देखने को मिल रहा है साथियों। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नील प्रधान बीज सुकुमार खिल रहा मृदुल अंग अध खिला, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, किन इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, रूपक है, या फिर उपमा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ए हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ही ए नहीं, इसमें डी हो जाता है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल
मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे हमें उत्प्रेक्षा लग रहा है, ए हो जाएगा इसमें। आप लोग थोड़ा सा इसको देख करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति या फिर रूपक। तो इसमें अर्थालंकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है। ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति हो जाती है अगर देखा जाए किसके लिए, तो यहाँ पे असंगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगति अलंकार यहाँ पे हो जाएगा सही, ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। अगला प्रश्न है कि वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपरोक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है। तो यहाँ पे असंबंधित अतिशयोक्ति, आक्रमति अतिशयोक्ति, संबंधित अतिशयोक्ति या फिर अत्याति अतिशयोक्ति, मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सी, आक्रमति अतिशयोक्ति, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ पे क्या हो जाएगा। उपमा है, रूपक है, दीपक है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आंसर आपका सही हो जाएगा कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, डी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि उत्प्रेक्षा में ही संभावना प्रकट की जाती है। किसमें संभावना किसमें प्रकट की जाती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हो जाता है। अगला है तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ, यहाँ पे अलंकार है, श्लेष है, यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। आंसर जो आपका होगा यहाँ पे सही, वो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, यमक अलंकार यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार हीरे सा हृदय हमारा कुचला कुचला शिरस कोमल ने, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे डी हो जाता है, इसमें कौन सा हो जाता है, डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार है। ये पंक्ति भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये पंक्ति आपके जीवन में भी काम आएगी और आपकी परीक्षा में तो आएगी ही आएगी अगर इसमें आ जाता है तो। लेकिन ये पंक्ति अगर अच्छी है तो इसको याद करें, जीवन में भी काम आने वाली है। यहाँ पे ए हो जाएगा, विभावना अलंकार बिल्कुल ही सही हो जाएगा। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप लोग आंसर करके बताएं। यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो प्रतीप हो जाएगा, सी बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाता है, प्रतीप अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपका जो अलंकार सही हो जाएगा वो हो जाता है, इसमें रूपक अलंकार है, ए बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है इसमें, तो यहाँ पे प्रश्नों को जो यहाँ पे समाहित किया गया था आप लोगों के लिए वो यहाँ पे होता है अब खत्म। तो साथियों अगले यहाँ पे कुछ प्रश्नों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये जो पंक्तियाँ अलंकार और छंद की आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इससे आप लोग यहाँ पे लाभ उठाएं। आपका यहाँ पे एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न यहाँ से ज़रूर सही हो। धन्यवाद।